अब लेकिन एक ही घराना ऐसा था जो आपका घुटने टिकाने को तैयार नहीं था, तो उसने आपका क्रम से व्यक्ति भेजे समझाने के लिए। सबसे पहले तो उसने अपने एक जो निजी व्यक्ति जिस पर वो विश्वास रखता था, जलाल खां, मनाने के लिए। कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले बहुत लोग भेजे उसने। सबसे पहला व्यक्ति पूछे उनको मनाने के लिए कौन था, तो जलाल खां कुर्ची था। फर्स्ट पर्सन कौन था? जलाल खां कुर्ची। नाम बोला करो एक बार मन, जलाल खां कुर्ची। जैसे दूसरा एक व्यक्ति मैं आपको बताऊं, मान सिंह, मान सिंह, भगवान दास। तो ये लोग जाते थे मनाने के लिए कि भैया वो आपका अकबर जो है वो चाहता है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें और आराम से अपना शासक रहें, और भी क्षेत्र तुमको देंगे, क्योंकि आप ही बीच में आ रहे हैं जो बाधा डाल रहे हैं। बाकी सब लोग तो इस समय पे तैयार है। बाकी सब लोगों ने तो चिट्ठियां भी भेज दी हैं कि वो अकबर की जो है अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने हमेशा मतलब कभी भी ये आपका एक स्थिति के बारे में, जैसे इतिहासकार ये लिखते हैं कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी, इनके बच्चे जब जंगल में घास की रोटियां खा रहे थे, तो उस समय पे राणा ने जो है मन बना लिया था संधि का। गीतों के माध्यम से भी उसे बताया गया, दरअसल में एकदम से झूठी बात है। झूठी बात क्यों है, उसका आधार क्या है? जैसे आप सबने भी एक कहानी कविता बचपन में सुनी होगी, हम सब करके मुझे बताना कि हमने भी पढ़ी थी जब हम छोटे थे, कि जब वो आपका पहाड़ियों में जंगलों में घास की रोटियां खा रहे थे, तो एक उदबिलाव आकर के उनके बच्चे अमर सिंह के हाथ से उदबिलाव रोटी छीन करके ले गया था। घास की रोटी थी, और अमर सिंह एकदम से चिल्ला गए थे, और राणा का हृदय पसीज गया था कि मेरे बच्चों पर ये कैसे दिन आ गए हैं। सुनिए ये कहानी, सुनिए। अच्छा ठीक है, जी भैया सुनिए। फिर ठीक है, अगर आपने सुनी है, नहीं तो मैंने सुनाई भी है, उसको जोड़ने का प्रयास करना। अब दरअसल में जो राणा अमर सिंह है, यानी महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं, उनका जन्म हुआ है 1559 में, और 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के समय वो 17 साल के थे, वो बच्चे नहीं थे। प्राचीन समय के 17 साल के लोग शासन चलाते थे, यानी कि बड़ी गड़बड़ी की बात है। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो पुट कर दी गई। जैसे आपने देखा होगा, एक आपका मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा। तो मैं एक बार उनका वीडियो सुन रहा था, और मुझे आज भी याद है 2021 पीएचएसएल के लिए तब हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। तो हमने पहली बार मतलब एसएससी के लिए पढ़ाना शुरू किया था, कोई बैच। तो मैंने वीडियो देखी उनकी। अब जनरली उस वीडियो में उन्होंने बता रखा था कि अब्राहम लिंकन की माँ अपने बेटे अब्राहम लिंकन से कहती हैं कि तुम भारत जाओ तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना, जब वो राष्ट्रपति बन गए थे। क्योंकि मैं महाराणा प्रताप जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। अब मैंने जब उस चीज को रिसर्च किया, मैंने जाना देखा, तो मुझे पता चला कि आपका अब्राहम लिंकन की माँ तो तभी एक्सपायर हो गई थी जब अब्राहम लिंकन 9 वर्ष के थे सिर्फ। तो बहुत सारी चीजें तो मतलब ऐसे ही कह दी गई, जबकि कहनी नहीं चाहिए। उनको मतलब देश में करोड़ों लोग सुनते थे, बीच में तो उनके कुछ किस्से सामने आ गए। मैं कहता हूँ ना, लोगों को कभी कभी तो कोई बहुत गजब लगता है, लेकिन किसी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया के बाद में उन्हें पता चलता है कि जिन्हें आप गजब के आदमी समझते थे वो सच में गजब के आदमी नहीं थे, एक फैब्रिकेशन था। जब अच्छाइयों के साथ व्यक्ति का अंत हो जाए तो तब समझिए, बाद में कहानियां उठ के आए कि हाँ आदमी अच्छा था। और नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सिर्फ फैब्रिकेशन का काम हो। बात समझे? तो बहुत सारी कहानियां ऐसे हैं। तो इन्होंने भेजा मानसिंह, मानसिंह ने बताया भी, जाकर के वहाँ एक भोज का आयोजन किया गया, एक दावत का आयोजन किया गया। भाई तुमको अधीनता स्वीकार करनी होगी, और ये दावत दी अमर सिंह ने, जो राणा प्रताप जी के पुत्र थे। तो अमर सिंह जी ने दावत दी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो राणा प्रताप नहीं आए, उनको आना चाहिए था। मानसिंह ने कहा उनसे। अब मानसिंह से तो ये ईर्ष्या रखते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मानसिंह तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। मानसिंह की तो बुआ लगती हैं आपका जोधा भाई। तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया था अमर सिंह जी ने, उसके लिए बड़ा वर्णन आता। उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें तो अपने फूफा के साथ आना चाहिए था, तुम तो अकबर को लेके आते, है ना। और महाराणा प्रताप ऐसा नहीं मिलते हैं किसी से भी। तो यहाँ पे कहते हैं अमर सिंह जी ने कटाक्ष किया था उनके कि तुमको हमारी तरफ पर बल होना चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो तुम लोगों को भी लड़ना चाहिए। बहुत खरी खोटी उन्होंने सुनाई। तो इसके बाद में कहते हैं मान सिंह बहुत तिल मिला गए, उन्होंने कहा कि भाई सेना दो, मुझे युद्ध करना है।
अंतिम प्रयास जो किया गया था, आपसे कभी भी पूछे राणा प्रताप जी को समझाने के लिए, जो अंतिम जो प्रयास किया गया था वो हुआ था टोडरमल के द्वारा। टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पे, अकबर के वित्त मंत्री हैं, तो ये पहला प्रयास है और ये अंतिम प्रयास है। कहते हैं बीच में और भी कई लोग गए, 7-8 व्यक्ति भेजे गए इनके द्वारा, ये अंतिम प्रयास है। अब जब प्रयास नहीं बने तो युद्ध ही अंतिम विकल्प बचा, और इन प्रयासों के चलते दिन आ गया 18 जून 1576 का। 18 जून 1576 है हल्दी घाटी का युद्ध, इसको नोट कर लेना, अगले पेज पे लिख दें। 18 जून 1576, 18 जून से लेकर के ये 21 जून तक चला है युद्ध, 3 दिन का युद्ध है ये। इसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित है? हल्दी घाटी का युद्ध, वॉर ऑफ हल्दी घाटी। दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो है आपका अकबर, अकबर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अकबर इस वॉर में आया ही नहीं, वो कभी महाराणा प्रताप जी के सामने ही नहीं आया। बोले भैया तुम मत चले जाना वहाँ, अभी बताएंगे सारी चीज। मुगल सेना, और इधर कौन है? राणा प्रताप, ये स्वयं लड़े। मुगल सेना के साथ में, मुगल सेना के जो कमांडर हैं इसमें वो थे आपका पहला मानसिंह, मानसिंह को भेजा गया, मानसिंह। और मानसिंह के साथ में, मतलब इनके साथ में प्लस करके लिख लेना, अधम खां, अधम खां, ठीक है, ये इस कमांडर अधम खां है, वह नहीं जिसको अकबर ने मार दिया था। कछवाहा जितने भी लोग थे, जगन्नाथ, आपका माधो सिंह, माधो सिंह, माधो सिंह, ये कौन है? ये कछवाहा राजपूत ही थे, जैसे मानसिंह थे कछवाहा राजपूत। राणा प्रताप जी के साथ में देखो, कई बार हम इस युद्ध को मतलब हिंदू मुस्लिम युद्ध की तरह देखते हैं, तो आप इस बात को देखोगे मुगल सेना की तरफ से बहुत सारे हिंदू सेनापति हैं, वहीं पर आपका राणा प्रताप जी की तरफ से जो मुख्य सेनापति थे वो हकीम सूर, ठीक है। तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध है, इसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से ना देखना आप। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कौन थे? हकीम सूर, राणा प्रताप जी का जो सहयोग कर रहे थे, हकीम सूर, हकीम सूर। और उनके साथ में जो इनको धन दिया था, जो पैसा दिया था, वो था भामा शाह, भामा शाह को बोलते ना, दानी थे बहुत बड़े वो। एक थे आपके बीदा झाला, बीदा झाला, झाला ही वो व्यक्ति हैं जब राणा प्रताप आपका इस युद्ध में घायल हो गए थे, और जब सरदारों ने कहा कि भाई पुनः युद्ध के लिए आपको तो सुरक्षित होना ही पड़ेगा, तब उनका जो राज मुकुट था ऊपर का वो किसने पहना था? तो उनका कवच वगैरह ये पहन लिया था आपका बीदा झाला ने, और यहाँ पर वो शहीद हो गए थे। बाद में इनके परिवार को तो वही आपका राणा के जैसा सम्मान मिला सारे लोगों को। बीदा झाला, राणा पूंजा थे जिन्होंने भील सेना को ट्रेंड किया था। भील जनजाति इस युद्ध में मुख्य रूप से थी, लिख लेना इनके आगे भील सेना, तो आपको याद रहेगा कि भील सेना सेना नायक थे। रामदास राठौड़ थे, रामदास राठौड़, मैंने आपसे कहा था इनके पुत्र का जिक्र आएगा, ये जयमल के पुत्र हैं। जयमल किस किले की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे? जयमल चित्तौड़ किले की, ठीक है। आपका इनके साथ में एक रावत चुंडावत थे, तो ये एक तरफ थे। सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग कहते हैं कि 1000 से 2000 लोगों की सेना थी, 1000 से 2000 लोगों की। और उधर आपका मुगलों की एक बड़ी सेना थी, और ये हल्दी घाटी का वॉर हुआ। इस हल्दी घाटी के वॉर में अक्सर आप सब लोगों ने देखा कि जीत किसकी बताई जाती है, तो कहते हैं इसमें मुगल सेना जीती। अब चूंकि जब ये युद्ध हुआ तो अकबर का टारगेट सिर्फ एक ही था कि राणा को लेके आना है, चाहे जीवित लेके आए चाहे मृत लेके आए। तो ना तो जीवित ला सके ना मृत ला सके। दूसरी चीज, एक युद्ध होता है कि भाई संपूर्ण जो राज्य है जहां पर आप अटैक करने जा रहे हो उस सारे को टेक ओवर आप कर ले, तो सारा टेक ओवर वो नहीं कर पाए, सिर्फ गोगुंदा, गोगुंदा आपका जो हल्दी घाटी के पास में था, उस गोगुंदा क्षेत्र को ही उन्होंने उस समय पर टेक ओवर किया। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं टेक ओवर कर पाए, जो बाकी मेवाड़ का इलाका वो तब भी उन्हीं के पास में बना रहा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो जैसे बदायूनी ने लिखा है, बदायूनी कहता है कि जब आपका अधम खां और मानसिंह वापस किले में पहुंचे तो अकबर ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया,
बड़ा चर्चित किस्सा है ये। तो कहा जाता है कि भाई अगर वो जीते जीते हुए होते, यानी कि अकबर जो चाहता था वह कर जाते, तो सीधी सी बात है वह उनको सम्मान देता। जीते हुए व्यक्ति को यह सम्मान क्यों दिया जाएगा? तो ये कहा जाता है कि भाई इस युद्ध में अकबर जो चाहता था या मुगल सेना को जो करना था वह नहीं कर पाई वो। ना तो वो पूरे मेवाड़ को अपने अधीन कर पाई, हाँ कुछ छोटे से क्षेत्र गोगुंदा को वो जीत पाई। अब जब इस युद्ध में हुआ क्या कि महाराणा प्रताप अपनी भील सेना के साथ में थे, और फिर वही बात जो हमने अभी पीछे बताई आपको, इस घोड़े पर सवार थे, चेतक पर सवार थे, चेतक पर। जैसे पंक्तियों के माध्यम से भी कहते हैं सुनना और महसूस करना। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भीमसेन जो राणा के साथी थे। यद्यपि राणा का सैनिक बल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों का अकबर की सेना से बढ़कर था। जिस पठान का भी राणा से रण के बीच पड़ा पाला, तलवार ने राणा की उसको घोड़े सहित काट डाला। यहाँ पे जिक्र आता है आपका बहलोल खान का। कहते हैं महाराणा प्रताप जी के तलवार के सामने जब बहलोल खान आया तो उस बहलोल खान को उन्होंने घोड़े सहित काट डाला। और फिर वहीं पर वर्णन किया गया अतिशयोक्ति रूप की राणा प्रताप जी का भाला इस तरह था। दरअसल में जब मैं गया सिटी पैलेस म्यूजियम घूमने, तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की, क्योंकि एक जगह मैंने भी पढ़ाया था, मैंने देखा कि राणा प्रताप जी ऐसे 80 किलो का भाला उनके पास था, और 40 किलो की तलवार और ढाल होती थी, 10-10 किलो के उनके जूते होते थे, 7 फुट 5 इंच उनका कद था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि मैं इस चीज़ के बारे में जानूं। तो सिटी पैलेस म्यूजियम में फिर अब तो मतलब वो मिथ ही है, सिटी पैलेस म्यूजियम में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि राणा प्रताप जी के जो अस्त्र शस्त्र थे उनका वजन 35 किलो था। 35 किलो। हाँ, उनका जो भाला था वो 17 किलो का था, 17 kg। और जब वो लड़े, और ऐसा नहीं, चेतक, चेतक को सुनिए, चेतक की तो आप जानते, चेतक एक नीले रंग का घोड़ा था। चेतक की कैटेगरी के घोड़े आप ढूंढने जाएंगे आज आपको मतलब बहुत महंगी कीमत में मिलेंगे, उनकी जो नस्ल है। क्योंकि उनको कहते हैं वो महाराणा प्रताप जी के आंख के इशारे को समझता था, कि उनकी पुतली घूमी नहीं और चेतक भी घूम जाता था। तो महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में जब एंटर करे और सामने लड़े, तो मत कहते कि भाई मानसिंह भी घायल हो गया इस युद्ध में, महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में घायल हुए। और महाराणा प्रताप जी का जो हाथी है राम प्रसाद, उसको जो महावत चला रहा था, उस महावत को तीर लग गया, और उस तीर को लग गया तो मुगलों ने इनके इस हाथी पर कंट्रोल कर लिया। अब ये हाथी है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले क्या होता था, हाथियों की सूंड में ऐसे तलवार लगी होती थी आगे, तलवार, और हाथी अपने सूंड से तलवार चलाते थे। तो राणा प्रताप जी जब आपका मानसिंह के हाथी पे अटैक करने वाले थे, तो उस समय ही मानसिंह के हाथी, मानसिंह भी हाथी पे बैठा हुआ था, मानसिंह के हाथी की जो सूंड में तलवार बंधी हुई थी वो चेतक के पैरों में लगी, जहां पे चेतक घायल हुआ। लेकिन कहते घायल होने के बावजूद भी उसने घायल राणा को रण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया था। मुगल सेना बहुत थक चुकी थी इस युद्ध में, ठीक है। और उस युद्ध के बाद में कहते हैं कि मुगल सेना ने वापस ही लौटने का मन किया। तो मैंने आपको बताया कि ये इसके पक्ष हैं, ये बात याद रखेंगे। अब जब मुगल सेना आगे आई, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने किया कि भाई जो हल्दी घाटी के आसपास की जितनी भी उपजाऊ भूमि है उसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि जो मुगल सेना है उसके खाने की आपूर्ति बंद हो जाए, उनको किसी भी तरह का खाना ना मिल पाए। जितने भी कुएं हैं, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी कुएं हैं उन सबको भर दिया जाए, जितनी बावड़ी है मतलब पानी वगैरह की, उन सबको मतलब भर दिया जाए। और भरने के बाद में ऐसी भी कोई व्यवस्था ना बचे जो मुगल सेना को मतलब सहायता दे। और कहते हैं दो दर्रों के बीच में एक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। दर्रा समझते हो ना, पहाड़ियों के बीच में, तो वहाँ ज़्यादा जगह तो होती नहीं, तो वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया, और मतलब बहुत घमासान तरीके से युद्ध लड़ा गया। तो इसमें कुछ चीज़ें की पॉइंट्स आप याद रख लेना। एक तो मैंने बताया किसको, बहलोल, इस युद्ध में एक कमांडर बहलोल खान को मारा था, बहलोल खान, इसको मैंने बताया, इसको बीच से काट दिया, ठीक है। और चेतक, चेतक को याद रखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ पर है, बलीचा में समाधि है, बलीचा में।
आपने सुनी होगी ना कविता, राणा ने सोचा था इस पार, चेतक था उस पार। तो घायल चेतक ने भी आपका नाले को पार कराया। जैसे हिंदी में जब आप पढ़ते होंगे तो एक अलंकार पढ़ते होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। तो पंक्ति आ जाती है कुछ, राणा ने सोचा इस पार तो चेतक था उस पार, तो उसको अतिशयोक्ति बताया जाता है। दरअसल में वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो हकीकत की बात है। और फिर जब उनके प्रिय घोड़े की मौत हो गई तो कहते हैं कि राणा जो है वो फूट फूट करके रोए बहुत। ठीक है। और यही कहा जाता है कि भाई जो राम प्रसाद हाथी है उसको कंट्रोल करके अकबर ले गया। अब अकबर जब ले गया तो अकबर ने उसको कैद करके रखा। राम प्रसाद हाथी का भी बहुत अच्छा जिक्र आता है कि अकबर ने एक हाथी के लिए जितनी प्रिय चीजें थी वह सभी उपलब्ध करवाई, सभी चीजें, लेकिन राम प्रसाद ने खाना नहीं खाया। मतलब जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ उसको दिया गया, तब भी उसने नहीं खाया। तो महाराणा प्रताप जी के हाथी के बारे में अकबर का एक स्टेटमेंट आया था कि जिन राणा के हाथी को मैं ना झुका पाया, उन राणा को मैं क्या झुका पाता। तो यहाँ पे स्वामी भक्ति देखिए आप एक जानवर की। तो एक जानवर मतलब लेसन दे रहा है आपको कि जो लोग तुम्हारे हैं, जिन्होंने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हारा संरक्षण किया है, तुम्हारी सुरक्षा दी है तुम्हें, तुम उन व्यक्तियों को कभी ना भूलना। तुम उनके विपक्ष के सामने कभी घुटने ना टेकना। तुम उनकी ताकत बनना। तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। तो ये कभी तुम्हारा सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। अब जब वो इस युद्ध से गए तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एक तो प्रिय घोड़े को खोया, और एक क्या बोलेंगे, जो गोगुंदा को खोया। गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा एक किला था इनका। और उस गोगुंदा पर भी नियंत्रण हो गया था किसका, आपका जो मुगल हैं उनका नियंत्रण हो गया था। और इसके बाद में कहाँ चले गए थे, अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। अरावली की पहाड़ियों में, अरावली हिल्स लिख लेना, अरावली की पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अरावली की पहाड़ियों में चला गया, लेकिन ड्रीम क्या है फिर भी, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि आप वापस जो है वो चित्तौड़ को पाना है। अब जब चित्तौड़ को इस पाने के प्रक्रम में फिर आपका लगभग इसके क्या बोलेंगे, मैंने बताया आपको कब, 1576। और 1576 के 6 वर्ष के बाद में 1582, इसको बोलते हैं दिवेर का युद्ध, वॉर ऑफ दिवेर, दिवेर का युद्ध, वॉर ऑफ दिवेर।